शाम के 7 बजने को है। नमस्कार। और ये वक्त होता है हर रोज की तरह महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बड़ी खबर से शुरुआत। बस थोड़ी देर में यानी 7:30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम आवास पर यह मीटिंग होनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैठक में 7 एजेंडे रखे जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि कल रात को ही आज की बैठक की कंफर्मेशन जारी हुई थी। पहले 5 बजे ये शाम को बैठक होनी थी, उसके बाद फिर इसके समय में तब्दीली की गई। इसको पोस्टपोन थोड़ा सा इसका समय किया गया, 2.5 घंटे बाद इसका समय रखा गया, यानी 7:30 बजे। बस अब से कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद ये बैठक होगी। और मुख्य बात जो निकलकर सामने आ रही है इसके मुताबिक बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे जाएंगे। बाबूलाल धायल न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आधे घंटे का वक्त है और ये 7 एजेंडों की बात सामने आ रही है। कुछ क्या छनकर खबरें आ रही हैं आज की मीटिंग को लेकर? देखिए, इन 7 एजेंडों पर चर्चा होगी और जो खबरें हैं वो यही हैं कि जिलों का जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो सकता है और हर हाल में होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हलचलें हैं उससे यही लग रहा है कि जो नए जिले बनाए गए थे आज उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है। इस इलाके के विधायकों का भी दबाव है और मंत्री जो हैं वो भी चाहते हैं कि अब जिलों का नोटिफिकेशन अगर जल्द जारी हो जाता है तो फिर चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। वहां की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और एक आबो हवा और ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मजबूत होगी। तो ये भी एक बात है और इन एजेंडों पे चर्चा होगी। नाम परिवर्तन होने, कई सारे महकमों से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं उनके, इसके अलावा मंत्रियों से पूरा फीडबैक लिया जाएगा। इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है प्रदेश भर में कांग्रेस की योजनाओं को लेकर, जनता के बीच में किस तरह की रायशुमारी है, जनता किस तरह से चर्चा कर रही है, दिक्कतें कहाँ कहाँ पेश आई हैं। एमएलए और विधायकों के साथ मंत्री भी कई जिलों का दौरा करके आए हैं, तो वहां से जो है मंत्री अपने इलाके की रिपोर्ट को भी लेकर के गए हैं कि हमारे इलाके में जो सौगातें दी गई थी उनको लेकर के जनता का ये फीडबैक है और महंगाई राहत शिविरों में इन दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो उन पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी और कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल सारी निगाहें इसी बात पर है कि क्या आज गहलोत सरकार नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। बिल्कुल नजर रखिए इस बैठक पर। आपसे आगे अपडेट लेंगे। बाबूलाल धायल, फिलहाल आपका शुक्रिया। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे भाजपा राजस्थान में राज तिलक की पूरी तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व में चुनावी सर्वे में उतर चुकी है। 3 दिन के भीतर 3 केंद्रीय नेताओं ने रैली करके चुनावी शंखनाद कर दिया है। शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए भाजपा के परिवारवाद पर सवाल उठा दिए। गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने हर किले को मजबूत करने में जुट गई है। इसी के तहत जहां भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर रही है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। इसी के तहत भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर मतदाताओं को साधने का काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां भरतपुर से चुनावी शंखनाद किया, तो जोधपुर से कमान संभाली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब मेवाड़ की धरती पर उदयपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी ने PI5 पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में PI5 की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जयपुर ब्लास्ट से लेकर
कन्हैया लाल हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार तो कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ना ही नहीं चाहती थी। एनआईए ने कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ा है। अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका। अमित शाह के कन्हैया हत्याकांड पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। कहा, यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो किया वो है गैर जिम्मेदाराना कार्य है। अमित शाह के एक आरोप का कांग्रेस ने जवाब दिया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वालों को अपनी पार्टी में परिवारवाद नजर नहीं आता। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। परिवार पार्टी है तो यदुप्रम जी, वो जो बीएस येदुरप्पा, उनका बेटा क्या है? क्या एमएलए नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या एमएलए नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह एमपी नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं हैं? क्या विजय वर्गीय जी जो हैं उनके बेटे एमएलए नहीं हैं? क्या हमारी किरण महेश्वरी जी थी, उनकी बेटी को आपने टिकट नहीं दिया? क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे, रिश्तेदार को, पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? 3 दिनों के भीतर भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा की नजर अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी है। राजस्थान विधानसभा जीतकर बीजेपी साफ करना चाहती है कि वो अभी से लोकसभा चुनाव के मोड पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें, एसएमएस हॉस्पिटल में नेत्र रोग से जुड़ी हुई ये खबर, नेत्र रोग से जुड़े हुए मामले की ये खबर। बीते दिनों नेत्र रोग विभाग में ऑपरेशन के दौरान इन्फेक्शन हुए 70 में से करीब 15-16 मरीजों की आंख में इन्फेक्शन आ गया है, जिसे स्यूडोमोनास इन्फेक्शन कहते हैं। इस दौरान मरीजों की आंख में सूजन, आंख लाल होना, धुंधलापन और कुछ मरीजों को दिखाई ना देने की भी शिकायतें मिली हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने फिलहाल रोक लगाई है। इलेक्टिव सर्जरी पर रोक लगाने के साथ ही जांच के निर्देश दे दिए हैं। पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही ऑपरेट किए गए सभी मरीजों को फॉलोअप पर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जयपुर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से जुड़ी यह खबर। एसएमएस हॉस्पिटल में पिछले दिनों नेत्र रोग से संबंधित लोगों के ऑपरेशन हुए थे। नेत्र रोग विभाग की तरफ से ऑपरेशन हुए थे और जो ऑपरेशन हुए थे करीब 70 की जिनकी संख्या, उनमें से 15-16 मरीजों को आंखों में दिक्कत आई है और ये एक इन्फेक्शन आया है जिसका नाम स्यूडोमोनास इन्फेक्शन बताया जा रहा है। और इस इन्फेक्शन के कारण जिन 70 में से 15-16 मरीजों को यह दिक्कत आई है। खैर, महेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ। डिटेल में बताएं महेश, कब हुए थे ऑपरेशन और अब आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन अस्पताल का? देखिए, कुछ समय पहले जो नेत्र रोग विभाग है एसएमएस हॉस्पिटल का, उन्होंने ये ऑपरेशन यहाँ पर किए थे जिसमें से
जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 70 में से करीब ऐसे मरीज जो कि 15 से 20 के आसपास जो मरीज हैं उनमें ये ह्यूमोडोनोमास इन्फेक्शन जो है उसकी शिकायत यहाँ पर सामने आई थी। और इस इन्फेक्शन में जो है आमतौर पर जो मरीजों को आंख में सूजन आना, आंखें लाल हो जाना, धुंधलापन हो जाना और आंखों में जो है तकलीफ और दर्द होना, इस तरह की जो शिकायतें हैं वो आमतौर पर रहती है। और साथ में अंधता की भी जो शिकायतें हैं यानी दिखाई नहीं देने जैसी भी जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही थी। तो उसके बाद में जो एक बार की है इस जो सर्जरी है, जिस ऑपरेशन है उसको एक बार की वापस से रिव्यू करने के लिए यहाँ पर जो है इस सर्जरी पर इस तरह की रोक जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अभी अस्पताल अधीक्षक जो डॉक्टर अचल शर्मा है उन्होंने इस तरह की इलेक्टिव सर्जरी पर पूरी तरह से रोक लगाने के जो है आदेश भी दे दिए हैं। और साथ में इस मामले की जो हाई लेवल पर जो जांच हो सके उसके लिए कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में जो एसएमएस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है। और साथ ही में उन मरीजों को भी अब बुलाया जा रहा है जिन्हें की मतलब अभी हाल ही में जिनका ऑपरेशन किया था और उनमें भले ही शिकायत नहीं हो लेकिन उसके बावजूद जो है उनका परीक्षण यहाँ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश दाधीच इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और इस बीच जयपुर में सचिन पायलट ने हरीश चौधरी से मुलाकात की। हरीश चौधरी के जयपुर आवास पर दोनों में काफी देर तक मंत्रणा हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि हरीश चौधरी देर रात को ही दिल्ली से जयपुर लौटे थे, जिसके बाद दोनों में कांग्रेस के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। सचिन पायलट से मुलाकात के बाद प्रमोद जैन भाया भी हरीश चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे। तो ये इस बैठक की तस्वीरें जिसमें सचिन पायलट ने हरीश चौधरी से मुलाकात की और काफी मंत्रणा कई मुद्दों पर हुई है। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र को जारी रखते हुए अगली बैठक 14 जुलाई से होने जा रही है। 14 जुलाई से विधानसभा की बैठक बुलाने में संबंध में प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को पत्र भी भेज दिया है। विधानसभा सचिवालय सत्र की बैठक आहूत करने को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। इधर यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधन भी होगा। साथ ही एक सेमिनार का आयोजन भी किया जाना है। प्रस्तावित है जो कि 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होने के कारण विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। वहीं सरकार इस दौरान अपना कामकाज सदन के पास करवाएगी, जिसमें 5 बिल तो पहले ही सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं, उन्हें पास करवाएगी। वहीं 2 से 3 नए बिल सरकार सदन से पास करवा सकती है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 बैठकें ही इस दौरान होंगी। वहीं पक्ष विपक्ष में सत्र से पहले घमासान छिड़ गया है। ये आखिरी सत्र है। अब आखिरी सत्र में सब लोग इस सत्र के बाद में बिछड़ जाएंगे, अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जो है जा करके अपना अपना काम करेंगे। जो कुछ काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं उन कामों के बाबत जनता से बातचीत करेंगे। तो ये सत्र तो जोशीला निश्चित तौर पर होना ही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से बोलेगा जो कुछ उनको बोलना है, और पक्ष वाले जो हैं उनके पास तो बहुत बड़ी सामग्री है, वो तो खूब बोल सकते हैं। जनता को गुमराह करके आपने सत्ता हथियाने का काम किया। आज भी प्रदेश के लाखों संविदा कर्मी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। आज भी किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। आज भी बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। और पेपर लीक और कन्हैयालाल जैसे मुद्दे इस विधानसभा सत्र के अंदर उठाएंगे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार, और सबसे बड़ा मुद्दा कि विधानसभा इस सत्र के अंदर इतिहास के पन्नों में पहली बार सचिवालय के अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकद मिलना और 1 किलो सोना मिलना, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है कि सरकार पूरी की पूरी अखंड। और वहीं धारीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य भाजपा नेताओं ने भी पलटवार किया है। मुझे लगता है कि उनको अपनी असफलता छुपाने के लिए मुंह दिखाना छुपाना भी, असफलताओं के लिए मुंह छुपाना भी वहां पे मुश्किल हो जाएगा। पहले भी सरकार विधानसभा के पटल पर भागी है, एक बार फिर भागने वाली है। कह रहे हैं कि बीजेपी के रैलियों में लोग भी नहीं जीत पा रहे। आपने खुद देखा है। अशोक गहलोत साहब को इसका वीडियो, धारीवाल साहब को, दोनों को दिखा देना। 1-2 दिन में उनके क्षेत्र में भी एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला, उसको भी दिखा दें। उसके बाद
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की एकता पर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझ जैसा साधारण परिवार का आदमी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। एक साधारण परिवार के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। साधारण परिवार के शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। पश्चिम बंगाल में राज करने वाली टीएमसी में ममता और उसके परिवार ही आगे आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के परिवार ही आगे आ सकते हैं। तेलंगाना में केसीआर, उसका बेटा, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनका होने वाला पोता ही आगे आ सकता है। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं साधारण परिवार से आकर, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। टीएमसी में ममता और उनका भतीजा ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और डिंपल पति पत्नी, चाचे को भी नहीं रखा, यही सिर्फ रह सकते हैं, बाकी सब झाल बजाओ। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर थे पहले, अब उनका बेटा जगन रेड्डी। शिवसेना उद्धव में उद्धव ठाकुर और उद्धव ठाकरे और उनका बेटा। ये सब लोग परिवार की पार्टियां हैं और ये सेवा परिवार की कर रहे हैं। और मोदी जी जब आते हैं तो देश की सेवा करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये भी परिवार की पार्टी हो गई। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पेरोल पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। ये पेरोल पर कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये कॉन्ट्रैक्ट लो, पसंद आया तो करो, नहीं तो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात देश की सेवा में। और अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आगे आपको खबर दिखाएंगे।